ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 368 में पार्ट 20 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूल करता है कि पावर होगी पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए और उसके प्रोसीजर को। आर्टिकल 368 दो प्रकार के अमेंडमेंट बताता है, जो कि एक होता है इसमें स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में, ठीक है, एंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो अमेंडमेंट होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, ठीक है, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा प्रत्येक हाउस के प्रेजेंट और वोटिंग में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। आर्टिकल 368 के केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये कहा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of basic structure are not clearly defined by the courts. However, it has been interpreted provisions like values enshrined in the preamble like secularism, equality, federalism, separation of powers, independence of judiciary, rule of law, ये सारी चीजें हैं। ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसे प्रोविजन जो प्रीएम्बल में एंश्राइंड है, जनरली सेक्युलर है, इक्वलिटी है, फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ये सब आएंगे बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा और स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट्स। तो देखो सिंपल मेजॉरिटी वाले ये आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये 368 में आते हैं। सिंपल मेजॉरिटी में क्या है देख लेते हैं। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए कुछ पार्ट्स को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनरी लॉ की तरह। ये आर्टिकल दीज आर्टिकल आर नॉट अंडर प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 सच एज अमेंडमेंट, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता आर्टिकल 368 में। जैसे अल्ट्रेशन ऑफ नेम एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 से 4 में, क्रिएशन अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट आर्टिकल 169 में, सिटीजनशिप प्रोविजन 5 से 11 में। तो ये जो है ये सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी में जिसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत मेजॉरिटी चाहिए मेंबर्स की प्रेजेंट एंड वोटिंग में, और जो मोर देन 50% जो होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का ये स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी का है। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस है 249 में, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CAG है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी में आएगा। जजेस जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के होते हैं, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या CAG है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है ऑल इंडिया सर्विसेज में, ठीक है, ये सब जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत स्पेशल मेजॉरिटी में आएंगे। 2/3 बहुमत या मेजॉरिटी इसमें चाहिए और 50% का सपोर्ट चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी में ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और रेटिफिकेशन भी चाहिए 50% स्टेट से। प्रेसिडेंट से इलेक्शन है, जैसे मान लो 54-55 में दिया है, तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर 368 को ही अमेंड करना, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स का अप्रूवल या रेटिफिकेशन चाहिए। सम प्रोविजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रोविजन हाई कोर्ट के हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन स्टेट है 73 और 162 में ये दिया है, ठीक है, ये सब है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसने स्टेट को एम्पावर किया टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए। पहला ही अमेंडमेंट हुआ था सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए एम्पावरमेंट के लिए। दूसरा प्रोवाइडेड फॉर सेविंग ऑफ लॉस फॉर प्रोवाइडिंग एक्विजिशन, 9th शेड्यूल इसने ऐड किया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदर लॉ इंक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू से उनको बाहर रखने के लिए। 3 मोर इसने ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे पब्लिक ऑर्डर
friendly relation with foreign states, and incitement to an offense. Also made restriction reasonable restriction, thus justiciable in nature. तो जो रेस्ट्रिक्शन है रीजनेबल थे उनको जस्टिसेबल नेचर में बना दिया, ठीक है। प्रोवाइडेड द स्टिल ट्रेडिंग एंड नेशनलिज्म ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज नॉट टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो 9 शेड्यूल उसने ऐड किया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है 9 शेड्यूल ऐड किया। दूसरा, इसमें भी प्रोविजन थे सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। फिर 3 इसने जो रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड थे, 3 मोर रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये, ठीक है। तीसरा, इसमें सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो था, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो था 1952 का, पहले 51 में हुआ फिर 52 में हुआ। रीएडजस्टमेंट ऑफ स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा बाय प्रोवाइडिंग एट वन मेंबर could represent even more than 7,50,000 पर पर्सन, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड आर्टिकल, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो 1954 था, empowered the parliament to control the production, supply and distribution of foodstuffs, cattle fodder, raw cotton seed, raw jute in public interest, ठीक है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब देख ले फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया। इसने क्या किया, मेड द स्केल ऑफ कंपेंसेशन गिविंग, मेड द स्केल ऑफ कंपेंसेशन गिवन इन ल्यू ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट्स। दूसरा, इसने क्या किया काम, ऑथराइज द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज करने के लिए, ठीक है, किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज करने के लिए अथॉरिटी इसने दी स्टेट को। कुछ एक्ट 9 शेड्यूल में भी इसने ऐड किए। एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31 सेविंग ऑफ लॉस, एक्सटेंड किया है उसके स्कोप को 9 शेड्यूल में कुछ ऐड किए, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 का। एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन द प्रपोज्ड साइटिंग लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। सिक्स्थ अमेंडमेंट देख लेते हैं 1956 का। इंक्लूडेड न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रेस्ट्रिक्ट द स्टेट्स पावर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टैक्स, इसने एक न्यू यूनियन लिस्ट में एक नया सब्जेक्ट जोड़ा, जो टैक्सेस हैं सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड में, ठीक है, और कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में, और रेस्ट्रिक्टेड द स्टेट पावर इन दिस रिगार्ड। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, इसके बारे में देखते हैं। abolished the existing classification of states into 4 categories, part A, B, C and D states, and reorganize them into 14 states and 6 UTs। तो ये इंपॉर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया कि जो क्लासिफिकेशन था 4 पार्ट्स में, उसको हटा करके 14 स्टेट्स और 6 यूटीज में उसको डिवाइड कर दिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट, और इसमें क्या क्या हुआ सेवंथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। हाई कोर्ट का ज्यूडिक्शन यूनियन टेरिटरीज में ऐड किया, एक्सटेंड किया, ठीक है। और प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया। ज्यूडिक्शन हाई कोर्ट्स का बढ़ाया इसने सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिव जजेस टू हाई कोर्ट। तो 7वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसने 14 स्टेट और 6 यूटीज में जो पार्ट एबीसी उसको हटाकर 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाया। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था,
ठीक है। हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन यूनियन में एक्सटेंड किया, यूनियन टेरिटरीज में, और कॉमन हाई कोर्ट्स दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स हो सकता है, या एडिशनल जो एडिशनल और एक्टिंग जजेस थे हाई कोर्ट के उनको भी इसने प्रोवाइड किया उनके अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। 8वां संविधान संशोधन जो था 1960 का, इसने क्या किया, जो रिजर्वेशन है SC ST का और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये बढ़ाया था एंग्लो इंडियन ST ST का। ठीक है, रिजर्वेशन। 9th देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसी को मैं 2 बार रिवाइज कराऊंगा आपको सेकंड टाइम। ठीक है, और रिपीट भी करूंगा, याद करने की कोशिश करूंगा, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उनको सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। 9th अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, 1960 में ये हुआ था। ठीक है। फैसिलिटेट द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ वेरूबारी यूनियन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इनटू इंडो पाक एग्रीमेंट, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958। ठीक है, वेरूवारी यूनियन की जो टेरिटरी थी वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 9th वाला, 9th अमेंडमेंट एक्ट। 10th में क्या था, दादर एंड नागर हवेली को इंडियन यूनियन में शामिल, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी 2020 में ही दादर नागर और दमन दीव को आपस में मर्ज कर दिया है, एक बना दिया है। ठीक है, दमन उसकी कैपिटल कर दी गई, इसलिए ये 10th जो अमेंडमेंट एक्ट 1961 वो इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि दादर नागर हवेली इंडिया में कभी इंडियन यूनियन में शामिल हुई, तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। 11वां देख लेते हैं, 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961। ठीक है, चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन of vice president by providing an electoral college instead of a joint meeting of two lines of parliament। पार्लियामेंट की ज्वाइंट मीटिंग को हटाकर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करा है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे। अब जाते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जिसको जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 44th। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इनेक्टेड बाय जनता दल मेनली टू नलीफाई सम ऑफ द अदर डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, इससे पहले और भी है ना इसमें, ये है। ठीक है, 11th 10th देखा था हमने, 11th देखा था, अब देख लेते हैं इसको। 12th क्या 1962 में आया, इसमें गोवा दमन एंड दीव यूनियन में शामिल हुआ। 13 में क्या है, 1962 में हुआ 13 वाला, इसने नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन दिए। 14 में तुम्हारा 1962 में पुदुचेरी को इंडियन यूनियन में शामिल किया। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द यूटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इनमें बनी, किसमें, यूटीज में, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव में। ठीक है, 15 कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो, हाई कोर्ट्स क्या है, हाई कोर्ट को इसने इनेबल किया टू इशू रिट्स टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इवन आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इफ द कॉजेज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट्स। ठीक है, तो उसके टेरिटोरियल लिमिट्स में हुआ, कोई कारण हुआ, ठीक है, कोई एक्शन हुआ या कोई क्राइम हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स में हुआ, तो हाईकोर्ट को ये पावर की गई कि अगर वो उसकी ज्यूडिक्शन से बाहर जा रहा है फिर भी वो रेट इशू कर सकता है किसी भी पर्सन और अथॉरिटी के अगेंस्ट।
ठीक है। और हाई कोर्ट के जो जजेस की एज थी वो 60 से 62 कब करी गई? 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग जजेस ऑफ द सेम कोर्ट। उसी कोर्ट में आप एक्टिंग जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है। ये भी 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, 15 अमेंडमेंट 1963 में। कंपेंसेटरी अलाउंस टू जजेस हु आर ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। कंपेंसेटरी अलाउंस दिया गया, एक जज का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट से हो तो कंपेंसेटरी अलाउंस उसको होना चाहिए। ये भी 15वां संविधान संशोधन। ठीक है। इनेबल द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज एडॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट का एडॉक जज बनाया जा सकता है। ये भी 15वां संविधान संशोधन है। प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। प्रोसीजर बनाया इसी के अंतर्गत 15वां संविधान संशोधन में कि जो एज होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 16th अमेंडमेंट एक्ट। 16 अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है? 16th अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है? empower the state to impose further restriction on rights of freedom of speech expression to assemble peacefully and to form association in the interest of sovereignty and integrity of India. Included sovereignty and integrity in the form of oath or affirmation to be subscribed by contestants to the legislature, member of the legislature, Mr. Judge and Cake of India. 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 17 में क्या दिया गया है? प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड under personal cultivation unless the market value of the land is paid as compensation. ठीक है। इंक्लूडेड 44 मोर एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 क्या कहता है? इट मेड इट क्लियर दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स आल्सो इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी by uniting a part of a state or a union territory to another state or the union। मतलब इसने 18 जो संविधान संशोधन था इसने ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी, वो नई स्टेट बना सकता है। ठीक है। और उसमें ये भी पावर होगी कि वो नई स्टेट और यूटी को यूनाइट करके किसी भी स्टेट का पार्ट बना सकता है या यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना सकता है या कोई स्टेट्स का या यूटी का। ठीक है। 19th अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 19th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया है? 1966 में आया। अबोलिश द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स एंड वेस्टेड द पावर टू हियर इलेक्शन पेटिशन इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रखती गई। ठीक है। 20th अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं 1966 में। वैलिडेट सर्टेन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन द यूपी विच वर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। 21st देख लेते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन ने सिंधी जो लैंग्वेज थी, सिंधी लैंग्वेज को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया, 15वीं लैंग्वेज बनी। 22वां संविधान संशोधन 1969 में फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ असम। 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1969 एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ SC ST स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियन लोकसभा राज्यसभा फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, इसमें सिर्फ ये 21st था इंपॉर्टेंट। अब 24वां संविधान संशोधन ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया? अफर्म किया पावर ऑफ पार्लियामेंट को टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन के लिए प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी पड़ेगी और पावर दी पार्लियामेंट को, वो किसी भी पार्ट को फंडामेंटल पार्ट को भी अमेंड कर सकता है। ठीक है। ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कटेल किया। 25वां संविधान संशोधन 1971 ने प्रोवाइडेड दैट एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन्ड इन आर्टिकल 39B और C कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 14, 19 एंड 31। ये इंपॉर्टेंट है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 बी और सी में जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 14, 19 और 31 के बेसिस पर चैलेंज नहीं किए जा सकते। 26वां संविधान संशोधन 1971 abolish the privy funds and privileges of the former rules of principality। 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 27वां संविधान संशोधन, इसने एम्पावर किया द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सर्टेन यूनियन टेरिटरी टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। ये 27वां संविधान संशोधन 1971 का। मेड सर्टेन स्पेशल प्रोविजन फॉर न्यू यूनियन टेरिटरीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस जो न्यू यूटीज थी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की, उसके लिए। ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर न्यू स्टेट ऑफ मणिपुर के लिए इसने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ऑथराइज किया पार्लियामेंट को बनाने के लिए। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं, ये भी 27वां संविधान संशोधन 1971। अब आते हैं 28वां संविधान संशोधन। स्पेशल प्रोविजन आईसीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन थे। पार्लियामेंट को एम्पावर किया कि वो डिटरमाइन कर सकता है उनकी सर्विस कंडीशंस। 29वां संविधान संशोधन केरला एक्ट ऑन लैंड रिफॉर्म 9 शेड्यूल में। ठीक है, इंक्लूडेड टू केरला एक्ट ऑन लैंड रिफॉर्म 9 शेड्यूल में डाल दिया। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1972 did away with the provision which allowed the appeal to Supreme Court in civil cases involving an amount of 20,000, provided instead that appeal can be filed in the Supreme Court only if the case involves substantial question of law। 30वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा की सीट 525 से 545 कर दी। 31वां संविधान संशोधन लोकसभा की सीट 525 से 545 कर दी। 32वां संविधान संशोधन 1973 मेड स्पेशल प्रोविजन टू सेटिस्फाई द एस्पायरेशन ऑफ पीपल ऑफ तेलंगाना रीजन इन आंध्र प्रदेश। 33वां प्रोवाइडेड दैट द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मे बी एक्सेप्टेड बाय स्पीकर और चेयरमैन ओनली इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द रेजिग्नेशन इज वॉलंटरी और जेन्युइन। उसको लगता है कि जो रेजिग्नेशन वो दे रहा है तो वॉलंटरी है, ठीक है, और जेन्युइन है, तभी वो लेगा। जो एमपी होते हैं ना, सांसद या स्टेट लेजिस्लेचर के, तो स्पीकर और चेयरमैन तभी लेगा अगर वो सेटिस्फाई है। 34वां संविधान संशोधन 1974 इंक्लूडेड 2 more लैंड टेन्योर एंड लैंड रिफॉर्म वेरी 9 शेड्यूल। 35 terminated the protectorate status of Sikkim and confirmed on its the status of associate states of the Indian Union. The 10th schedule was added, laying down the terms and condition of association of Sikkim within the Union. 36th Amendment Act 1975 फुल फ्लैज्ड स्टेट बनी सिक्किम को और 10th शेड्यूल ओमिट किया गया। ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त। 37th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 प्रोवाइडेड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसिएबल। 38वां संविधान संशोधन ने में ये डिक्लेरेशन कहा कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा वो नॉन जस्टिसिएबल है। मेड द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ये भी नॉन जस्टिसिएबल बना दिया। एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियस, एक ही समय में अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी नेशनल इंटरेस्ट में लगा सकता है। 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975
places the disputes relating to president, vice president, prime minister and speaker beyond the scope of judiciary. They are to be decided by such authority as may be determined by the parliament. Included citing central acts in the 9th schedule. ठीक है. 40th Amendment Act 1976 में empowered the parliament to specify from time to time limit of territorial water, continental shell, exclusive economic zone and maritime zone of India. ये है. इसमें क्या है? Included 64 more central laws and state laws mostly relating to land from 9th schedule. 9th schedule में तो काफी गवर्नमेंट को जो भी लगता था 9th schedule उसने बनाया था उसमें डाल देती थी कि आप इस दायरे से बाहर है फंडामेंटल राइट्स के, ठीक, उसको बाहर कर देती थी. 41वां संविधान संशोधन 1976 रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विसन 60 से 62. तो 41वां संविधान संशोधन है जिसमें 60 से 62 कर दी गई थी रिटायरमेंट एज. ठीक है. 40वां संविधान संशोधन उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एम्पावर कर दिया था पार्लियामेंट को टू स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां से कहां तक हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां से कहां तक, मेरी टाइम जोन होगा भारत का कहां से कहां तक हो. ये अब ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बात कर रहा था उसके बारे में देखता हूं. इसमें बहुत कुछ हुआ है. 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको हम डिटेल में और अच्छे से देखेंगे. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उसको फॉलो किया गया था. देखो 3 इसमें वर्ड जोड़े गए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, न्यू पार्ट 4A जोड़ा गया. प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया कि वो कैबिनेट की एडवाइस बाउंड की गई प्रेसिडेंट के ऊपर. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं पार्ट 14A जोड़ा गया. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है 1971 जो संसद है 2001 तक उसको सीट्स को फ्रोजन कर दिया गया लोकसभा और स्टेट की. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रिट्स जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कर्टेल कर दिया गया. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं उनका टेन्योर 5 से 6 साल किया गया. Provided that the laws made for the implementation of directive principle cannot be declared invalid by the courts on the ground of violation of some fundamental rights. ठीक है. पार्लियामेंट को एम्पावर किया टू मेक लॉज टू डील विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज सच एज लॉज आर टेक प्रेसिडेंट ओवर फंडामेंटल राइट्स. एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इक्वल जस्टिस, free legal aid, participation of worker in the management of industry, protection of environment and forest wildlife. Facilitate the proclamation of national emergency in any part of the or territory of India. Extended one-time duration of president's rule in state from 6 months to one year. Empowered the center to deploy its armed forces in any state to deal with the grave situation of law and order. Shifted 5 subjects from state list to concurrent list: education, forest protection, wildlife, bird weight and measures, and administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and High Court. Did away with the requirement of quorum in the parliament and state legislature. Empowered the parliament to decide from time to time the right and privilege of its members and committees. Power for the creation of all India judicial service. Shortened the procedure for disciplinary action, taking away the right of civil servant to make representation at second stage after the inquiry on the penalty. ये सारे थे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं. देखो 3 वर्ड इसमें जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, SSI. फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, नए पार्ट जोड़ा गया. फिर कैबिनेट की एडवाइस बाउंड करी गई. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और अदर मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल्स 14A जोड़ा गया. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो
सीट्स थी 1971 के बेसिस पर 2001 तक सीज कर दी गई, फ्रोजन कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल स्क्रूटनी के बाहर रखा गया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और रिट की पावर को जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उसको कर्टेल करने की कोशिश की गई। ठीक है, वो बाद में रिपील हो गया। ठीक है, और लोकसभा और राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 से 6 साल, वो भी बाद में चेंज हो गया। ठीक है, फिर provided that the law made for the implementation of directive principle cannot be declared invalid by the courts on the ground of violation of some fundamental rights। ठीक है, तो उसमें प्रोवाइड किया गया कि जो डीपीएसपी है वो सुप्रीम है फंडामेंटल राइट्स पर। इसमें मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो उन्हें इनवैलिड घोषित नहीं किया जा सकता अगर वो वायलेशन कर रही फंडामेंटल राइट्स का किसी भी। ये कहा गया 9 में। ठीक है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो लॉ बना सकती है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उनको प्रेसिडेंस दिया गया। ठीक है, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, किसी भारत के किसी भी राज्य में या टेरिटरी में या नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट 6 महीने से 1 साल कर दिया गया इसमें। एम्पावर द सर्टेन सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेस इन एनी स्टेट टू डील विद द ग्रेव सिचुएशन, मतलब सेंटर कहीं भी अपनी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है स्टेट में। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बर्ड, वेट एंड मीजर्स। देखो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट, मीजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सब्जेक्ट जोड़े गए। एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बर्ड, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वेट एंड मीजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, और क्या था इसमें? डिड अवे द रिक्वायरमेंट ऑफ quorum इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये quorum इनने हटा दी, बाद में इसको कर्टेल कर दिया गया था, आगे चल के देखेंगे। ठीक है, 17 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिसाइड टाइम टू टाइम द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ इट्स मेंबर एंड कमिटीज, पावर फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए भी इसमें आया था। शॉर्टन द प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन अवे द राइट ऑफ सिविल सर्वेंट टू मेक रिजर्वेशन द सेकेंड स्टेज इंक्वायरी। ठीक है, 43rd अमेंडमेंट एक्ट, 43वां संविधान संशोधन, ये जनता गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको नलीफाई करने के लिए इसने क्या किया कि जैसे जो ज्यूडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जुडिशियल रिव्यू में, उसको फिर से रिस्टोर किया गया। पार्लियामेंट को डिप्राइव किया कि उसकी स्पेशल पावर टू मेक लॉ टू डील विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज, इसके लिए भी। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इनेक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट टू मेंटेन गवर्नमेंट मेनली टू नलीफाई सम ऑफ द अदर डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस बाय। जो 42वें संविधान संशोधन में कुछ अमेंडमेंट हुए थे उसको नलीफाई करने के लिए 44वां संविधान संशोधन आया तो 1978 में।